कक्षा 9 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th का साइंस का ये नया लेक्चर है। तो इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में हमने गति के तीनों समीकरणों का निगमन किया था, उसका डेरिवेशन किया था। वो गति के समीकरण कहाँ से आए थे वो चीज़ हमने पता करी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे और आप रिवाइज करके बैठे होंगे। तो अब देखिए, उन गति के तीनों समीकरणों में कुछ एक विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष स्थितियां हैं। तो उन विशेष परिस्थितियों में गति के समीकरण जो है वो थोड़े से बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं आसान भी हो जाते हैं। तो अगर कभी उन विशेष परिस्थितियां या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर सवाल आते हैं एग्जाम्स में, तो अगर आपको वो कंडीशंस याद हैं या फिर पता है, तो आप बहुत ही आसानी से मतलब उन सवालों को हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पहली कंडीशन है, पहली जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। अच्छा, विरामावस्था से अगर प्रारंभ करेगा, विरामावस्था की बात हो रही है। विरामावस्था का मतलब क्या है कि गाड़ी का जो इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि जो जो प्रारंभिक वेग है ना u, वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तब u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर u बराबर जीरो हो गया स्टूडेंट्स, तो जो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, वो कैसा हो जाएगा जरा देखिएगा। u क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा v बराबर ए टी। v बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। और ऐसे ही अगर गति के दूसरे समीकरण की बात करें, वो क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब u जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी जीरो हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर में। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चेंज हो जाता है s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर में। और ऐसे ही तीसरा वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा वाला था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। अब u जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर टू ए एस में। तो देखिए, पहली वाली जो स्पेसिफिक कंडीशंस थी उसमें किस तरीके से तीनों की तीनों हमारे चेंज हो गए। इसके बाद एक और स्पेसिफिक कंडीशन है, दूसरा वाला देखिएगा। तो दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ एक समान दर से घट रहा हो तब। देखिए, अगर एक समान दर से बढ़ता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अगर एक समान दर से बढ़ता है तो यानी कि उसी को हमने नाम दे दिया था त्वरण एक्सेलरेशन। अगर ए से लगातार बढ़ रहा है, अब ये कह रहा है कि समय के साथ साथ एक समान दर से घट रहा हो, एक समान दर से घट रहा हो, यानी कि जो त्वरण है वो त्वरण नहीं है बल्कि ये मंदन है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर घटेगा तो उसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स की जो एक्सेलरेशन है वो तब एक्सेलरेशन होता है जब बढ़ता है। अब ये घट रहा है तो वही चीज माइनस में हो जाएगी, या फिर उसी को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं या फिर उसी को मंदन कहते हैं। मैंने त्वरण वाले चैप्टर में ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ए इस बार क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो जरा देखिएगा तीनों समीकरण अब कैसे हो जाएंगे। पहला वाला समीकरण हमारे पास क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी था, लेकिन ए की जगह पे क्या आपको रखना है, माइनस ए रखना है, माइनस ए। तो यहाँ से v बराबर u माइनस ए की जगह पे माइनस ए रखना है। क्यों, क्योंकि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो u ए की जगह पे माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए टी। ये कन्वर्ट हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी में। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे करा देता हूँ, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। दूसरा वाला क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, लेकिन ए टी स्क्वायर था, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ए क्या हो गया है, ए क्या हो गया, माइनस ए हो गया। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, s बराबर यू टी। ए की जगह पे हमें माइनस ए रखना है, तो ये बाहर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। और तीसरा समीकरण यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ तीसरा, आप अच्छे से लिखिएगा भाई। तीसरा समीकरण देखिए, तीसरा क्या हो रहा है, तीसरे वाले में क्या हो रहा है, तीसरा वी स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। ए इस बार भी क्या होना है, माइनस ए होना है, ए इस बार भी माइनस ए होना है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस, ये माइनस ए है तो माइनस टू ए एस में। ये आपके तीनों समीकरण जो हैं वो बदल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला जो मैंने बताया ना अभी स्पेसिफिक कंडीशन, ये दूसरा वाला स्पेसिफिक कंडीशन, ये जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो ये वाले कंडीशन बहुत यूज होते हैं। मतलब इतने काम के हैं कि आप, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये बार बार जब गाड़ी की स्पीड कई बार बढ़ती है और कई बार घटती है, जब घटती है तो स्टूडेंट वहां पे क्या करते हैं, माइनस साइन नहीं लगाते हैं और फिर सवाल उनका गलत हो जाता है। तो माइनस साइन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए माइनस ए में कन्वर्ट हो जाता है। और तीनों किस हिसाब से बदलते हैं आपको दिख रहा है। ये वीडियो को पॉज करिए आप, ये आप लिखिए, फिर अभी चलते हैं। इसके बाद और भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, एक आध बची हुई वो भी करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। करिए इसको फटाफट। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी स्पेसिफिक कंडीशन है कि यदि पिंड का वेग नियत हो। देखिए, नियत होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिएगा कॉर्नर में। अगर गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है,
अभी टाइम t1 पे, टाइम t2 हो गया, टाइम बदल गया, अभी भी 40 है, टाइम t3 हो गया, अभी भी 40 है, टाइम t4 हो गया, अभी भी 40 है। लगातार इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी का मतलब होता है वेग का नियत होना। इसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेग का नियत होना। तो अगर वेग नियत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की स्पीड में, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। 40 40 40, इस गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं रही है। बढ़ नहीं रही है मतलब एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। ये साफ दिख रहा है कि जब स्पीड बढ़ी नहीं, स्पीड बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया? ए बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर ए बराबर जीरो हो गया तो देखिएगा पहला वाला v बराबर u प्लस at में जब a जीरो हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा v बराबर u, v बराबर u। ये क्या बता रहा है? यानी कि त्वरण, अगर ये बता रहा है कि अगर त्वरण जीरो है तो v बराबर u क्या बता रहा है कि जो अंतिम वेग होगा वही प्रारंभिक वेग होगा। यहाँ पे देख लो ना, प्रारंभिक वेग 40, फिर उसके बाद भी 40 40 40, ये रहा अंतिम वेग। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये इससे समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया था इसलिए। तो a यहाँ पे फिर से जीरो है, a यहाँ से वापस से जीरो है, जीरो है तो क्या हो जाएगा? s बराबर ut हो जाएगा, s बराबर ut हो जाएगा। और तीसरा वाला देखिए कैसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, a जीरो है तो ये पूरा का पूरा, भाई जीरो में s से गुणा करो, जीरो में किसी भी चीज से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, सब जीरो हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पोर्शन जीरो हो गया। तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया? u स्क्वायर आ गया। तो ये तीनों इस हिसाब से स्पेसिफिक कंडीशंस में जो गति के समीकरण है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आगे देखिए क्या पढ़ना है हमें। आगे पढ़ना है टीवें सेकंड में चली गई दूरी। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टीवें सेकंड में चली गई दूरी। टीवें सेकंड में चली गई दूरी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मैं एक जनरली आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी मत देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए टीवें सेकंड में चली गई दूरी की बात करें, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए 10वीं सेकंड में, जैसे एक गाड़ी की स्पीड आपको 10 सेकंड तक पता है, तो 10वीं सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए 10 सेकंड में चली गई दूरी जो भी है, मान लो x है, तो वो कुल दूरी, और 9 सेकंड में चली गई दूरी मान लो y है। तो 10वें सेकंड में कितना चला? 10 सेकंड में x चला, पहले के 9 सेकंड में y चला, तो पूरे में से अगर y को घटा दें, 10 सेकंड में x चला तो पूरा x चल गया, लेकिन पहले के 9 सेकंड में y चला था तो y को घटा दें, तो जो आखिरी का सेकंड था 10वां सेकंड, यानी कि x माइनस वाई क्या आएगा? जो आखिरी का सेकंड था 10वां सेकंड, वो आ गया 10वें सेकंड में चली गई दूरी। वो आपने आसानी से निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे। आई रिपीट अगेन, अगर आपको 10वें सेकंड में चलेगी दूरी निकालनी है, सपोज दैट किसी भी गाड़ी की, तो वो गाड़ी 10 सेकंड में मान लो x दूरी चलती है, ये आपको पता चल गया। और 10वें सेकंड में कितना चला, बस आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करो, 10 सेकंड में कुल कितना चला वो निकालो, और पीछे के 9 सेकंड में कितना चला वो निकालो। तो 10 सेकंड में जितना चला और 9 सेकंड में, 10 सेकंड में से 9 सेकंड वाला क्या करो? घटा दो। जो बच गया वो पक्का है आखिरी के 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी, तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी, वही तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये वाले लॉजिक को डेवलप करके हम एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u, कुछ एक चीजें हैं जो जनरली हम एज्यूम कर ले रहे हैं ताकि हमें बाद में, ये एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए हम इसको अंकों में नहीं ले रहे हैं, हम इसको u भी में मानेंगे। तो माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण कितना है? a है। एक समान एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण का मतलब कि लगातार वो a से ही स्पीड उसकी लगातार बढ़ रही है। अगर त्वरण एक समान है तो वेग भी उसका कैसा होगा? वेग उसका एक समान स्पीड से बढ़ेगा, जैसे 4 से 6 से 8 से 10, 2 2 2 से बढ़ेगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। तो माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, और मान लिया मैंने t सेकंड में वो गाड़ी s दूरी तय कर चुकी है, ठीक है। u से शुरू हुई, एक समान त्वरण a के साथ उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, t टाइम निकल गया और उसने दूरी टोटल कितनी तय कर ली है? s तय कर ली है। तो अगर t में सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकलेगा? t सेकंड में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी माइनस t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। बात वही है। 10वें सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकलेगी? 10 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 10 माइनस 1 यानी कि 9 सेकंड में चली गई दूरी। अभी मैंने ये लॉजिक बताया था, तो इसलिए एक जनरल फॉर्म में लिखा है कि अगर t में सेकंड में चली गई दूरी आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे? t सेकंड में चली गई दूरी पहले निकालोगे माइनस t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो एक बात और देख लो, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा। चली गई दूरी s होती है, वो कैसे निकलती है गति के समीकरण से? s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना। तो यही फॉर्मूला आप लगाइए। t सेकंड में चली गई दूरी आपको निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा? t सेकंड में चली गई दूरी अगर निकालेंगे तो s दूरी s है, s क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में क्या चाहिए आपको? माइनस में क्या चाहिए? ध्यान से देखिएगा, t माइनस 1 सेकेंड में तो ut, तो u ही है,
प्रारंभिक वेग तो u ही है, लेकिन t माइनस वन यू टी, यानी कि टाइम यहाँ पे t था लेकिन यहाँ पे t माइनस वन है, पीछे t था अभी t माइनस वन है, तो u t की जगह पे t माइनस वन लिखोगे, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन t क्या है, t माइनस वन है, तो t माइनस वन का स्क्वायर तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओके, t सेकंड में चलेगी भाई, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, चली गई दूरी, वो मैंने जनरल फॉर्मूला t सेकंड में, t टाइम में ये मैंने लिख दिया, क्योंकि प्रारंभिक वेग देखो ना u क्या है, गाड़ी हमारी कहां से शुरू हुई थी, u से एक समान त्वरण a था, t टाइम में s दूरी, तो क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा एजम्पशन के हिसाब से, और वो हमने लिखा है t सेकंड में माइनस t माइनस वन सेकंड में, तो फॉर्मूला यही आएगा, u तो वही है, बदला नहीं है, a तो वही है, बदला नहीं, क्योंकि एक समान है, एक समान है, बस बदल क्या गया टाइम, तो जहां जहां t है वहां t माइनस वन लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट्स की तरह इसको देखिएगा, हिम्मत करके, आपसे अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ओके, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस माइनस को एक काम करो अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजो, तो क्या हो जाएगा, माइनस u इंटू टी माइनस वन, टी माइनस वन, और ये माइनस प्लस माइनस अगेन हो जाएगा, और क्या बचेगा, हाफ ए और टी माइनस वन इसका स्क्वायर, यही बचेगा, टी माइनस वन और इसका स्क्वायर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रहने दीजिए, माइनस माइनस, अच्छा इसको u को अंदर भेज दोगे तो क्या होगा, माइनस को ut, ये क्या हो जाएगा ut, और माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और u में एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के माइनस u को मैंने अंदर भेज दिया, इसका मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ओके, माइनस हाफ a, और इसको एक काम करो ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन वन स्क्वायर, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू वन इंटू टी, तो टू टी हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स पे थोड़ा जोर लगाइए, मैथ्स की वीडियोस देखिए, उस पर मेहनत करिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। अब ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू, अभी देखना एक ही बार में काटूंगा, वैसे तो यही काट सकते हो लेकिन एक ही बार में कट करेंगे। अब ये माइनस हाफ ए को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक से किसी भी चीज में गुणा करोगे तो वही चीज आती है, तो माइनस हाफ ए हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, एक बट्टा दो में दो से गुणा होगा तो दो दो कट जाएगा, ए में टी से गुणा होगा तो क्या बचेगा, ए टी बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब ये यू टी से ये वाला यू टी तो कट जाएगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा, हाफ ए टी स्क्वायर से ये हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस अपोजिट साइन में तो कट जाएगा, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, चलिए तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप कॉपी में इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे आप बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये, अब बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ कट गया, ध्यान से देखिए, एक तो u बचा तो u लिख दूंगा, और माइनस हाफ ए प्लस ए टी बचा, माइनस हाफ ए प्लस ए टी बचा, यानी कि प्लस ए टी में पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और माइनस हाफ ए, यही बचा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिख दिया जाए, थोड़ा सा और स्मार्टली लिखा जाए, तो देखो u तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस दोनों में a कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में a, बल्कि हाफ a कॉमन ले लो, आप हाफ a कॉमन ले लो, तो देखो क्या बचेगा, हाफ a कॉमन लोगे, अब दो चूंकि बटे में आ रहा है, यहाँ पे तो दो है नहीं, तो दो से मल्टीप्लाई करो तो दो से दो कट के खत्म हो जाएगा, a तो है ही, t बच जाएगा, माइनस माइनस, और हाफ a में से पूरा आपने हाफ a पूरा ये वाला उठा के कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे एक बचेगा। ये मैंने इसलिए किया हुआ है, ऐसे इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको दिखने में सुंदर लगे, आप यहीं पे लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखने में सुंदर लगे और इस फॉर्मूले को याद करना इजी हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखा है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या आया है, ये क्या आया है, ये आया है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है, टी दिख तो रहा है, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, और वो बराबर कितना आ गया, यहाँ पे बराबर में कितना आ गया, u प्लस हाफ ए और ब्रैकेट में 2t माइनस वन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि रेलवे के और तमाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, और फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लंबा प्रोसीजर लगाते हैं, अगर उन्हें ये फॉर्मूला याद हो ना तो सेकंड्स में सवाल लगते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि टी में सेकंड में चले, आप अच्छे से लिखोगे इसके जस्ट नीचे, और ये चीज आप यहाँ ऐसे लिखोगे टी में सेकंड में नीचे, मतलब कॉपी में नीचे लिखोगे, टी में सेकंड में चलेगी दूरी बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस वन। आई रिपीट अगेन, टी में सेकंड में चलेगी दूरी बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ ए और ब्रैकेट में क्या आएगा 2t माइनस
1। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या, जैसे मैंने एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लिया था, 10वें सेकंड में चली गई दूरी और फिर मैंने उसको उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया था, तो आपको समझ में आया होगा। उसी हिसाब से एक जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया कि अब हमसे 10वें सेकंड में, 15वें सेकंड में, अच्छा अगर हमसे टीवें सेकंड में चली गई दूरी पूछा है और हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके प्रारंभिक वेग u की, उसके त्वरण a की, और टाइम तो टीवें सेकंड में पूछ रहा है, तो टीवें सेकंड में तो टाइम तो आपको पता ही है, टाइम यहाँ पे रख ही दोगे आप, तो u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और अच्छा लग रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस, बहुत ही मतलब कक्षा 9 के हिसाब से बहुत ही डीप में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और फटाफट एटलीस्ट कुछ मत करिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि पता लगता है कि स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, तो पढ़ाने में और मजा आता है। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है, मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे पढ़ना हमें एक समान वृत्तीय गति, एक समान, ये एनसीईआरटी वालों ने ये अलग से आपके सिलेबस में डाल दिया है, ये पहले की बुक्स में ये नहीं था। एक समान वृत्तीय गति ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जब आप 11th या 12th में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे IIT जेईई और जो भी एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, या फिर यूपीटीयू के एग्जाम्स होते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो ऐसे तमाम जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सर्कुलर मोशन से, और खास करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ट्रिकी लॉजिकल। तो बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 9th के लेवल पे इसको डिस्कस करना नहीं है, ये पहली किताबों में था भी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने बस आपको एक इंट्रोडक्शन आपसे करवाया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले तो आप डेफिनेशन देख लो क्या होता है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि सर्कुलर पथ पे अगर कोई वस्तु है जो एक समान चाल से गति कर रही है, कोई गतिशील वस्तु, तो उसकी गति को वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अच्छा देखो, वृत्तीय गति में और नॉर्मल और भी गति में, जैसे एक अगर मान लो कोई एक बॉडी है वो ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे एक आयताकार पथ पे, यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आ गई, ये कौन सा पथ है? ऐसे पथ को आप क्या कहोगे? आयताकार पथ। आयताकार पथ पे मोशन कर रही है, ठीक है। सपोज दैट, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही फिगर नंबर ये मैं आपको बता रहा हूं, आयताकार पथ। इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो भी मोशन कर रहा है उसने अपने डायरेक्शन को 4 बार बदला है। एक बार यहाँ पे इधर जा रहा था, एक बार यहाँ चेंज किया 2 बार, एक बार यहाँ चेंज किया 3 बार, और एक बार यहाँ चेंज किया 4 बार। 4 बार इसने अपने डायरेक्शन को बदला इस आयताकार पथ को पूरा करने के लिए। अगर मान लो कोई खट कोणीय पथ हो, कुछ इस तरीके का रास्ता हो, देख रहे हो, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला आया, ठीक है। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 बार उसने अपने डायरेक्शन को बदला है। ये कोई कोणीय पथ है, खट कोणीय है, कोणीय पथ मैं लिख देता हूँ, कोणीय पथ ये बी है। अच्छा अगर मान लो कि कोई एक और मोशन करवा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है, ये 2, ये मान लो यहाँ पे ऐसे करके, फिर मान लो यहाँ पे ऐसे करके, फिर मान लो यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे मोशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखना, एक बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। यहाँ पे ये मान लो अष्टकोणीय पथ है ना, ये दिख भी रहा है अष्टकोणीय पथ। इस पथ में क्या है भाई, इस पथ में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है? इस पथ में डायरेक्शन चेंज हुआ है 8 बार। इसमें 4 बार आयताकार पथ पे, कोणीय में 6 बार, कोणीय या फिर खट कोणीय कह सकते हो इसको, और अष्ट कोणीय में कितनी बार हुआ? 8 बार डायरेक्शन चेंज हुआ है। लेकिन जब वृत्तीय पथ होता है ना स्टूडेंट्स, तो अनगिनत बार किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है। आप बता नहीं सकते हो कि कितनी बार उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। हर एक मूवमेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अगर हर एक मूवमेंट पे कोई भी गतिशील वस्तु अपना डायरेक्शन चेंज करता हो, तो फिर वो कौन सा पथ बना लेगा? वो वृत्तीय पथ बना लेगा। जैसे सपोज दैट मैंने ये फिगर बनाया, आप देख रहे हो यहाँ पे, जितनी बार देख लो, हर एक मूवमेंट पे जितनी बिंदुओं से मिलकर बना है ना, उतनी बिंदुओं पे लगातार 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 क्या हो रहा है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जो भी गतिशील वस्तु है वो अपनी डायरेक्शन को मैक्सिमम टाइम, मतलब अनगिनत बार कह सकते हो, मैक्सिमम गलत बोला मैंने, अनगिनत बार अगर चेंज कर रही है, तो उस तरह के चेंज करने से जो मोशन बनता है, उसी मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं? सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय पथ। तो ये वाला देखिए मैंने फिर से बना दिया इसको थोड़ा साफ साफ। ये कौन सा पथ बना? वृत्तीय पथ। तो वृत्तीय पथ
ये वृत्तीय पथ, यही वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, वृत्तीय पथ और जो जैसे अष्टकोणीय, खटकोणीय या फिर आयताकार पथ या फिर वैसे नॉर्मल जो और भी मोशंस होते हैं उसमें और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है कि और सब मोशन में क्या है कि आप काउंट कर लोगे कि 10 बार, 20 बार, 25 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन वृत्तीय मोशन में इनफाइनाइट टाइम्स, अनगिनत बार डायरेक्शन अगर लगातार चेंज करता है कोई भी गतिशील वस्तु, तो फिर वो कौन सा मोशन बना लेता है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय पथ। और अगर उसका वेग लगातार एक जैसा है 20 20 20 20 20, तो फिर वही हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एक समान वृत्तीय गति। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको समझाया वो मैंने नीचे लिख भी दिया। एक्चुअली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कुछ एक मोशन हमने एनालाइज किया, जैसे कि आयताकार, कोणीय, अष्टकोणीय, वृत्तीय। तो हमें क्या जानने को मिला, सीखने को क्या मिला फिगर से, कि फिगर ए बी और सी में, चित्र ए बी सी में क्रमशः 4, 6 और 8 बार दिशा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वृत्तीय पथ पर गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं ये लाइन आपको ऐसे ही लिख के दे देता कि वृत्तीय पथ पर गति की दिशा, अगर ये लाइन मैं डायरेक्टली लिख देता कि वृत्तीय पथ पर गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है, तो आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने ये फिगर बना के आपको समझाया कि आयताकार पथ में 4 बार, इसमें 6 बार, इसमें सॉरी अगर आवाज नहीं आ रही हो तो अब आ रही होगी। आयताकार पथ में 4 बार, कोणीय में 6 बार और अष्टकोणीय में 8 बार चेंज हुआ है डायरेक्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हो दिशा लगातार बदल रही है, आप गिन नहीं पाओगे कि कितनी बार डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो वृत्तीय पथ पर गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये पॉइंट जानना जरूरी था कि वृत्तीय पथ पर गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। ये आपको वैसे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने पूरा फिगर बना के ढंग से पहले एक्सप्लेन किया, फिर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसको लिखिए, इसमें थोड़ी सी बातें और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए। अगर कोई एथलीट है, कोई रनिंग करने वाला पर्सन है, सपोज दैट वो एक वृत्तीय पथ पे गति करता है, ठीक है, वृत्तीय पथ पे गति करता है सपोज दैट, और इस वृत्तीय पथ का रेडियस r है, ठीक है। कोई एथलीट है, मान लो कोई एथलीट है, वो यहाँ से दौड़ लगाना शुरू करता है और ऐसे दौड़ के आता है, ठीक है। और कितना रेडियस का ये है, r रेडियस का अगर ये पथ है, और इसका वेलोसिटी निकालना हो, अगर आपको इसका वेग या इसका चाल निकालना हो, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय। अब मान लो इसको ये पूरा चक्कर, ये r रेडियस का है और पूरा चक्कर कंप्लीट करने में इसको t टाइम लगाओ, ठीक है। देखो मैं लिख के नहीं, बस यहीं पे डायरेक्टली समझ लो, r रेडियस का है और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है, ठीक है। पूरा एक चक्कर यहां से शुरू किया था इसने, यहां से भागना शुरू किया था और यहीं पे आ गया। एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको समय कितना लग गया, सपोज दैट t लग गया। r रेडियस के सर्कुलर मोशन पे सर्कल पे ये वृत्तीय पथ पे ये गति कर रहा है। इसकी चाल अगर हमें निकालनी है कि बताओ चाल कितनी होगी, तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद अपना दिमाग लगाओ, चाल यानी कि वेलोसिटी सिंपली v लिख दो, दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, दूरी कितनी तय करेगा, ये वृत्त के परिधि के बराबर तय करेगा। आपको ये बात समझ में आती है, कितनी दूरी तय कर लेगा, वृत्त के परिधि के बराबर। और आपको पता है कि परिधि क्या होती है, 2 पाई r। गणित में अगर नहीं पता है तो जानो भाई, कक्षा 9 में आ गए हो, कक्षा 8 में ये चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी, मैं श्योर हूं 100% कि आपको जरूर रेखा गणित में ये पढ़ाया गया होगा। तो वृत्त, किसी भी वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई r के। और परिधि के बराबर, भाई यही वाला रास्ता पकड़ के ये चल रहा है, तो वृत्त की परिधि के बराबर ही दूरी इसने तय कर ली है। तो ये परिधि यहाँ पे किसका काम कर लेगी, दूरी की काम कर लेगी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यानी कि परिधि के बराबर कितनी दूरी हो गई, 2 पाई r बटे समय टोटल कितना लगा, मैंने पहले कह दिया t। तो यहां से भी आप v बराबर 2 पाई r बटे t से भी आप इस एथलीट का वेग निकाल सकते हैं। अगर वृत्तीय गति आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, वृत्तीय गति के कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ, वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण। जैसा कि अब अगर हमने डिस्कस कर ही लिया वृत्तीय गति, और खास करके हमने वृत्तीय नहीं, हमने एक समान वृत्तीय गति पढ़ा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कुछ एक एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखो r रेडियस का यहां से चलना शुरू किया, t टाइम में इसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसकी चाल मुझे निकालनी थी। तो मैंने कहा दूरी इसके परिधि के बराबर, ये वाला रास्ता पकड़ के गया है तो परिधि के बराबर उसने तय किया होगा दूरी। परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, रेडियस r दिया हुआ है, दूरी 2 पाई r हो जाएगी, बट्टे समय कितना लगा t, तो इसकी चाल यहां से निकल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल देखो, घर में आपके पंखे लटक रहे होंगे, तो पंखे की जो गति है वो भी वृत्तीय गति है ना, सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल 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 घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, तो वृत्तीय गति है ना, पंखे की गति। और एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल और बताइए, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, आपको पता है ना,
चंद्रमा ये अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ, और अर्थ के चारों ओर ऐसे 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 करके चांद क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा वो पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, है ना। एक एग्जांपल ये भी हो गया। आपको लिखना है भाई, देखो मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपको एक बेहतर नोट्स देने के लिए, बेहतर नॉलेज देने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, आप चीजों को समझो, मेहनत करो भाई, घर पे 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। देखो मार्केट में जाके बिजनेस करना और सब्जी की दुकान लगाना, पेंटिंग करना और भी टफ है, किसी दिन करके देखना। लेकिन पढ़ लिख के अगर एक नौकरी मिल जाती है तो वो आसान भी है और जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक जॉब अगर, और जॉब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एजुकेटेड हो तो आप और भी बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हो, आप एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, आप पढ़ाई नॉलेज के लिए करो, ना कि जॉब के लिए, मेरा मानना ये है। तो नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। भाई देखो ऐसे घर पे आधे घंटे बैठ के पढ़ने से या फिर टाइम पास करने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। आप मोबाइल का सदुपयोग करो, मोबाइल में यूट्यूब पे और फालतू वीडियोस मत देखो, व्हाट्सएप पे टाइम पास मत करो, फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम पास मत करो, है ना। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सबको टाइम दो, दोस्तों को भी टाइम दो, घर वालों को भी टाइम दो, लेकिन टाइम को मैनेज करना सीखो। अभी आप बच्चे हो, जो लोग खास करके विलेजर एरिया से हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और एक अच्छा मौका है उनके पास कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिल रही हैं। आप मेरी नहीं हो कहीं और से भी वीडियोस देखो, अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आती हैं आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन आप पढ़ाई करो भाई, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल आपको कॉपी पे लिखना है, चंद्रमा व पृथ्वी की गति, है ना, ये भी वृत्तीय गति यहाँ पे मैंने आपको समझाया। और एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर और भी तो ग्रह हैं, मंगल ग्रह है, कहीं बृहस्पति है, और भी इसके ढेर सारे उपग्रह भी हैं, तो वो सब भी पृथ्वी के चारों ओर गोल 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 चक्कर लगाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि पृथ्वी के चारों ओर, है ना, उपग्रह की गति, उपग्रह की राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिख लेना, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति। ये सब किसके मोशन, किसके एग्जाम्पल है भाई, सर्कुलर मोशन के। किसके उदाहरण हैं, वृत्तीय गति की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं वृत्तीय गति आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब ये जो चैप्टर मैंने आपका शुरू किया था, चैप्टर जो मैंने शुरू किया था मोशन, या फिर हिंदी में गति, ये गति का पूरा चैप्टर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, फिनिश्ड। गति का ये चैप्टर विज्ञान के, देखो कक्षा 9 के विज्ञान के फिजिक्स का पहला चैप्टर गति का यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में अगर कुछ करने को रह गया है तो वो है सवाल, न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर करेंगे हम लोग, चाल और दूरी के ऊपर, त्वरण के ऊपर, जो कि हम पहले कर भी चुके हैं। करेंगे नहीं, हम पहले कर भी चुके हैं, पीछे के क्लासेस में हम त्वरण के ऊपर सवाल लगा चुके हैं, कुछ एक सवाल हम दूरी और विस्थापन के ऊपर लगा चुके हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो गति के समीकरण पढ़े हैं हमने, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल नहीं किए हैं। तो अभी फिलहाल वक्त आ गया है जब हम उसके ऊपर भी कुछ सवाल लगा लें, ताकि हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 2-3 बार पढ़ो, बार वीडियोस को देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझ में जरूर आएगा। कक्षा 9 के लेवल पे अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं, उतने भी सवाल आप लगा लेते हो जितने मैं क्लास में कराता हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ जाओगे, विश्वास करो। तो चलिए अब सवाल लगाते हैं। फिलहाल आज मैंने सोचा है कि मैं इस चैप्टर को खत्म कर ही दूंगा। तो न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं कुछ एक, वही गति के समीकरण पे, उनको भी मैं करा देता हूँ, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जब भी हम इसके बाद अगली क्लास लेके आएंगे विज्ञान की, तो हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का, एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, एक नई चीज नए सिरे से पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा बेहतर तरीके से जब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, देखिए ये क्लास पहले ही लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। थ्योरी कंप्लीट करने में, मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में लगभग आधे घंटे लगे थे, तो आधे घंटे हो चुके हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और फिर ये वीडियो कल कंप्लीट कर लेना। वैसे मैं यही कहूँगा कि 1 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप इसको कंप्लीट करिए, पूरा 1 घंटे पढ़िए। तो पूरा 1 घंटे पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए इसको, ठीक है। और मैं इसको आज जितने भी कम से कम 6-7 4-5 जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स मुझे समझ में आएंगे एज एन एग्जांपल, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं वीडियो खत्म करूंगा। ठीक है, लंबी हो जाए भले ही हो जाए, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। आप लेकिन आप भी कंप्लीट कर लो साथ के साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु, देखिए कैसे सवाल लगाते हैं,
सवाल को अप्रोच कर, फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ की तरह नहीं होते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए गए और सवाल आपके सामने है, देखा, 1 सेकंड लगा समझने में, अगले सेकंड आपने फॉर्मूला लिखा और आगे 1-1.5 मिनट में आपने सवाल हल कर दिया। ठीक है, फिजिक्स के सवाल को समझने के लिए लॉजिक को समझना जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो सवाल 4-5 मिनट में लग ही जाएगा, बल्कि 2 ही 3 मिनट में लग जाएगा। अगर समझ में नहीं आई तो फिर आप सवाल लगाते थक जाओगे, आपसे सवाल नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगा पाओगे। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे अप्रोच करते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, है ना। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये मैं एसआई सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में, या फिर आप कह सकते हो एमकेएस में, जहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति चल रही थी। तो एमकेएस में ही हम मात्रकों को लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एमकेएस में अगर यूनिट्स नहीं है तो उनको एमकेएस में कन्वर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला, कोई रूल आपको लगाना होता है। अदरवाइज फिर वो आपका सवाल गलत हो जाएगा अगर मात्रक एक जैसे नहीं है तो इसको, इस सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि जब भी एनालाइजर ने, जिसने भी एनालाइज किया है इस घटना को, जिसने भी देखा है, उसने पहली बार जब गाड़ी को देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। तो यू, प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हो आप, यू से। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल को पढ़ो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, यदि त्वरण, दिखेगा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, इसका भी यूनिट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण तो ए की बात चल रही है, ए कितना हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट भी बिल्कुल सही चल रही है। हो तो 15 सेकेंड बाद, चलो टाइम कितना दे दिया इन्होंने, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड, ये एसईसी का मतलब क्या लिखा हुआ, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो 15 सेकेंड बाद यानी कि अंतिम वेग, आखिरी में वो कह रहा है जब 15 सेकेंड बीत चुका है तब आप उसका वेग बताओ, यानी कि आखिरी वेग वी बताओ क्या होगा। ये पूरा सवाल पढ़ के हमने इसको लिख लिया। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब देखो, आपको ए पता है, आपको टी पता है, आपको यू पता है, वी निकालना है। तो तीनों गति के जो 3 समीकरण है, सोचो उसमें से कौन सा लगाएं तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो पहला समीकरण जो है v बराबर यू प्लस ए टी, आपको पता है, देखो ए टी यू, 3 चीजें पता है तो v निकल जाएगा, और तीनों चीजें हमें पता है तो हम ये वाला लगा लेंगे। चूंकि v बराबर यू प्लस ए टी होता है, इसको आगे बढ़ाओ, u की वैल्यू रखो तो 10 है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड, मात्रक सब सही है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति चल रही है। तो वैल्यूज अब रख दो, u का 10 रख दिया, प्लस a की वैल्यू 2 है, इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 15 है, वो रख दिया आपने। इसको हल करो तो 10 धन 15 दुना 30, 30 और 10 मिला के कितना हो गया, 40। तो v बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 40 आ गया। और v क्या है, वेग है, अंतिम वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक आप देखो, मात्रक लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर मात्रक आप नहीं लिखते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मात्रक पे हमेशा 1 नंबर होता है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो 40 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले एग्जांपल को देखते हैं। एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि पहली बार एनालाइज किया गया है, रही है मतलब पहली बार। तो u बराबर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी तक मीटर सेकेंड सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में, टाइम कितना लग गया स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड का लग गया। तो चली गई दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी को एस से दिखाते हैं फिजिक्स में, तो एस बराबर क्या होगा वो निकालना। अगर एस निकालना है स्टूडेंट्स, एस निकालना है तो आपको पता है एस का एक ही फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लो कि क्या जो जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज दी गई है। यू दिया हुआ है, टी चाहिए, टी दिया हुआ है, ए चाहिए, ए दिया हुआ है, टी चाहिए, टी दिया हुआ है। वैल्यूज को पुट कर दो, निकल गई दूरी। यू की वैल्यू रख दो 20 यहां से, गुड़े टी की वैल्यू है 10 तो उसको रख दो, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 10, तो स्क्वायर है तो 10 गुड़े 10 है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई देखो कितना आसान है, 2 से 2 कट गया, ये 20 से 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 से 10 में गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। तो s बराबर कितना आ गया, 201 300, 201 300 आ गया, है ना, 300। और चूंकि s निकाल रहे हो, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक 2 मीटर, ये इसका आंसर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों एग्जांपल समझ में आया होगा। जल्दी से एग्जांपल लगाइए, फिर कुछ एक और एग्जांपल्स करते हैं, आगे चलते हैं। 3 एग्जांपल्स और हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं, छोड़ने वाले नहीं है। आज जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, मैं आज के आज ही डिस्कस करूंगा भाई।
और इस क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से गतिमान है, यानी कि गतिमान है, पहली बार एनालाइज किया गया, पहली बार देखा गया, तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहली बार के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं, इसीलिए ये क्या है, यू है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, कहता उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, एक्सेलरेशन दिया हुआ त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। अच्छा, 11 मीटर चलने के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 मीटर लिखा हुआ है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। 11 मीटर चलने के बाद यानी कि दूरी तय कर ली इसने, दूरी s, दूरी को किससे दिखाते हैं, s से, वो कितनी हो गई, 11 मीटर। 11 मीटर दूरी तय कर ली इसने, इतना चलने के बाद कह रहा है कि उसका अंतिम वेग यानी कि v बराबर क्या होगा, वेलोसिटी v बराबर क्या होगा। स्टूडेंट्स अब आप ये सोच लो कि v निकालना है आपको, v निकालना है, v निकालने के दो फॉर्मूले आपके पास, एक तो v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए, अब देखना ध्यान से, u प्लस ए टी, टी इसमें कहीं भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। देखो कैसे मैं सोच रहा हूं, ऐसे ही आपको सोचना है भाई, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। v बराबर u प्लस ए टी में u प्लस ए टी कहाँ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो वो नहीं लगेगा। कौन सा वाला लगेगा, फिर आपके पास देखो जगह होगी कॉपी में, तो आप अच्छे से लगाना। मैं तो आपको चूंकि मैक्सिमम सवाल कराने की लालच में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कम स्पेस में सवाल को समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप ये मत करना कॉपी में आप भी ऐसे 3-3 सवाल लिख के और उसको घाँच पहुंच कर रहे हो, आप अच्छे से करना। तो यानी कि आपके पास एक और फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा ये फॉर्मूला। अब इसमें देखो ना, यू स्क्वायर प्लस 2as सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, तो निकालो। अब देखो यहाँ पे मैं मान को रख रहा हूँ, यहाँ से मैं फिर से सिंपली लगा रहा हूँ, इस चीज के आगे यहाँ से ले जा रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर क्या क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर, यानी कि यू की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू एस कितना है, 11, और मात्रक सबके ठीक है भाई, सब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यही सब में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 धाम में 100 हो जाएगा, प्लस ये देखो 2 दूना 4 और 11 चौक के 44 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100, 100 में 44 जोड़ दो तो 144 हो जाएगा, है ना। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग को दाएं साइड में भेजो तो करनी में 144 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 144 का वर्गमूल निकालिए। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल ऐसे 144 लिखना, 144 ऐसे करके इसको दो से काटना, फिर दो से वर्गमूल निकालना आता है ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा भाई। 144 लिख के उसका गुणनखंड करो, फिर दो का जोड़ा लगाओ, ठीक है। मैं खुद से बता दे रहा हूँ, इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो आएगा 12, 12 12 में 144 होता है, तो v बराबर कितना आ गया, 12। और चूंकि ये क्या है, वेग है, अंतिम वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। अगर दिखाई ना भी दे रहा हो तो सुन के समझ लीजिए, v बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड। लग गया सवाल, v निकालना था, v निकल गया। अब देखिए अगला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, विरामा अवस्था से गतिशील होकर, यानी कि गाड़ी को जब एनालाइज करना शुरू किया एनालाइजर ने, जिसने भी इस परिस्थिति को देखा, उसने क्या बोला कि विरामा अवस्था से गतिशील होकर, यानी कि शुरू कहां से हुई, विराम से, यानी कि शुरू जब होती है तो u से होती है, प्रारंभिक वेग u होता है, और वो यहाँ पे विराम का मतलब 0, u बराबर यहाँ पे कितना है, 0 है। गतिशील होकर, ध्यान से देखिएगा भाई, हर एक क्वेश्चन में आपको नया लॉजिक मिलेगा, और वो नया लॉजिक बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे बच्चों से कक्षा 9 में ये सवाल नहीं लगते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद बनने लगेंगे। u बराबर कितना, विरामा अवस्था से गतिशील होकर, यानी कि शुरू ही कहां से, देखो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं, जब एनालाइज करना शुरू हो वही आपका प्रारंभिक है, और जब एनालाइज करना बंद हो वही आपका अंतिम है। प्रारंभिक से पहले और अंतिम के बाद का हमें नहीं पता, और इनके बीच का भी हमें नहीं पता। ऐसा अगर सोच के सवाल लगाओगे तो बहुत आसानी से लगेगा। तो विरामावस्था से गतिशील होकर, यानी कि शुरू 0 से हुई, किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन उसको मिल गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया उसको, चलो हो जाता है। पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन, यानी कि टाइम कितना स्पेंड कर दिया उसने, 5 सेकेंड का टाइम उसने निकाल दिया। तो चली गई दूरी का, यानी कि s बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। s बराबर क्या होगा यही निकालना है स्टूडेंट्स। s निकालने का एक ही फॉर्मूला है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u है, t है, a भी दिया है, t भी दिया है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि जो चीज हमें चाहिए वो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा, चलो वैल्यूज पुट करो फटाफट। u की वैल्यूज यहाँ से 0,
इंटू टी की वैल्यूज 5 प्लस हाफ, हाफ ए की वैल्यूज 10, हाफ इंटू 10 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, टी यानी कि 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, सीधे मैंने लिख दिया 25। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा देख लेना भाई, यहाँ पे देख लो s बराबर, चलो यहाँ पे ना रख के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, s बराबर यू टी, तो u यानी कि 0, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू यहाँ से 5 है, तो यू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब तो दिख रहा है ना। चलो तो ये हो गया, 5 में 0 से गुणा करोगे तो 0 हो गया, तो s बराबर क्या हो गया, यहाँ से s बराबर ये तो 0 प्लस यहाँ से 2 से करोगे तो 2 पच्चे 10 और 25 पच्चे 125, तो 125 में 0 जोड़ दो तो 125 ही आएगा, तो s बराबर कितना आ गया 125। और चूंकि ये दूरी है, सब कुछ मीटर में, MKS में मात्रक था, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा बोर्ड भरा है भाई, थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन बस ये केवल इसीलिए है क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए। अगर कम क्वेश्चन करा के छोड़ना होता ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो लिख तो लगा तो लोगे ना, मैं जैसा लगा रहा हूँ, एक एक सवाल आप लगाते जाओ, आपको इतना भारी भरकम नहीं लगेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर 0.3 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग है पहले कह रहा है, तो u है, u बराबर कितना 0.3 मीटर पर सेकंड, पहले दे दिया भाई उसने u, ठीक है। चलना प्रारंभ करती है, अच्छा, घर्षण के कारण उसके वेग में 0.05 मीटर पर सेकंड तो मंदन होता है। घर्षण मीन्स ऐसे रगड़ कर रही है कोई चीज, घर्षण हो रहा है, घर्षण होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और कम होगी तो मंदन होगा, मंदन मतलब इंग्लिश में रिटार्डेशन, और a बराबर माइनस ए हो जाता है, तो a बराबर माइनस ए यानी कि माइनस का 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। ए कितना हो गया, मंदन हो गया ना भाई, तो जो चीज जिस स्पीड से बढ़ रहा था उसी स्पीड से घट रहा है वेग, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, मंदन होता है। पहले अभी जस्ट इसी लेक्चर में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ ये बात। अब कह रहा है वस्तु को रुकने में, यानी कि रोकना है उसको, यानी अंतिम वेग कितना कर देना है, अंतिम में उसको 0 पे जाना है, v कितना कर देना है, उसको 0 कर देना है, रोकना है ना, रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा, t बराबर क्या होगा, पहली बात तो t बराबर क्या होगा, और इस समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, दूरी यानी कि s, कह रहा है कि बताओ दूरी यानी कि s बराबर क्या होगा, ये भी बताओ। ये दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है, ये दो चीजें आपको बतानी है, ये इतनी इंफॉर्मेशन है और दो चीजें बतानी। पहले आप इतना कर लो, ये सवाल लगा लो, ठीक है, ये सवाल लगा लो, फिर इस वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अभी करता हूँ, जल्दी से लगाओ। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अच्छा टी निकालना है ना, पहले टी पे फोकस करो, टी निकालना है, वी पता है, यू पता है, ए पता है, टी निकालना है, तो सबसे आसान तो ये होता है ना, वी बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे वैल्यूज को रख दो, v का मान 0 है तो 0 रखो, बराबर u, u का मान कितना 0.3 है तो 0.3 रखो, प्लस a का मान कितना है माइनस 0.05, तो माइनस 0.05 और गुणे में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, t तो निकालना था। अब देखो इसको प्लस माइनस माइनस होगा, इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस साइन किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 0.05 गुणे t था, है ना, और ये माइनस साइन इधर लाओगे तो प्लस में, बराबर में आ गया 0.3, तो t बराबर कितना हो जाएगा 0.3, यहाँ पे 0.05 से गुणा हुआ है तो यहाँ बटे हो जाएगा 0.05। अब दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर भी दशमलव है, ध्यान देना यहाँ पे भी दशमलव है, अभी यहाँ पे भी दशमलव है, तो सॉरी एक काम करो ना, ऐसे कर लो इसको, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, आसानी से हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है ना। चलो t बराबर कितना हो जाएगा 0.3 बटे 0.05, ठीक है, ओके। अब ये एक अंक से दशमलव हटेगा तो एक अंक दशमलव आगे आएगा, यहाँ से भी हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 5 करने 5 छके कितना हो गया 30, तो ये आ गया 6, और सब कुछ MKS में है तो टाइम का मात्रक जो था सेकेंड होता है, तो 6 सेकेंड, इसका मात्रक क्या लिखोगे, टाइम का मात्रक क्या लिखोगे, समय का सेकेंड, ये आपका एक आंसर हो गया टी वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, अब तक 2-3 सवाल करा दिए तो आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा, ये बहुत आसान से सवाल है। अब हमें एस निकालना है, तो एस का तो एक ही फॉर्मूला अपने पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बराबर में देखो u कितना है 0.3 है, इंटू टी कितना है, टी आपने निकाला 6 तो रख दो, प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए कितना है माइनस 0.05 है, इंटू इंटू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर टी निकाला 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो वो रख दिया। अब इसको हल कर दो,
हल कर दो, 6 त्रिका 18, एक अंक पे दशमलव है तो 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 2 एक करने दो, 18 दूना 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 18 पच्चे होता है 90, 2 अंक पे दशमलव, तो ये देखो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और साथ में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा के ब्रैकेट लगा दो, मुश्किल नहीं है। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1.8, ये माइनस साइन है भाई अंदर, प्लस माइनस अब माइनस हो गया और 0.9 तो है ही, ये क्या है दशमलव माइनस 0.9 है। देखो साफ साफ नहीं लिखा है बोर्ड पे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोर्ड पे, ये क्या, ये माइनस साइन यहाँ पे आया है, ध्यान से देखना। तो और ये गुणा कर दिया मैंने, 18 पच्चे 90, 2 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे माइनस माइनस 10, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख ही देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये क्या बचा ब्रैकेट में, माइनस का 0.90, यही बचा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 0.9 मैंने लिख दिया। 1.8 में से 0.9 निकाल दो तो क्या बचेगा, 0.9 बचेगा। और ये क्या निकाला, दूरी मीटर में होगा, दूरी निकाला है एस, और एस हमेशा किस में होता है, मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर। ये एस निकालना था वो भी आपका निकल गया, 0.9 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकता मैं इसको तो, लेकिन आप सिंप्लीफाई आपसे हो जाएगा। यहाँ पे एस निकल गया, ये एस यहाँ से निकाल लो या फिर आप दूसरा वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s भी लगा के निकालते ना तो शायद निकल जाता। चलो इसको करो फिर आगे चलते हैं, अभी 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, अभी छुट्टी नहीं हो रही है आपकी। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कर लेंगे फिर इसके बाद एक लॉजिकल एग्जाम्पल करेंगे फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। ओके, तो एक कह रहा है एक मोटर वाहन में ब्रेक लगाने से, एक मोटर वाहन में ब्रेक लगाने से 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, यानी कि मंदन है तो माइनस में है, कितना है 60, सॉरी एक मिस्टेक हुई है, 60, ये 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण मंदन है, मंदन तो इसलिए माइनस साइन है, ए बराबर माइनस ए है तो माइनस 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि ये सेंटीमीटर ही आपको पहले परेशान कर देगा, क्यों, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में हमें चलना होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, यानी कुल मिला के इसमें 100 से भाग दे दो, माइनस 60/100, 100 से भाग दे दो तो सेंटीमीटर किसमें बदल जाएगा, मीटर में, और पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको रहने दो, तुरंत के तुरंत हाथ क्या चेंज कर लो, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो माइनस 0.6, 2 अंक पे दशमलव यानी कि 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, है ना, जब आप भाग दोगे तो 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने ओके कर लिया। आगे चलते हैं, यदि ब्रेक लगाने पर गाड़ी 20 सेकेंड बाद रुकती है, अच्छा रुक भी गई तो v बराबर 0 भी हो गया, समय कितना लगा रुकने में 20 सेकेंड, वो भी लिख लिया मैंने, चलो भाई 20 सेकेंड रुकती है। देखो ये लॉजिक डेवलप करना बहुत जरूरी है कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी इतने सेकंड बाद रुकती है मतलब अंतिम वेग कितना हो गया 0, नील बटा सन्नाटा, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना था, चलो u बराबर क्या है वो निकालो, तथा वह ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूर जाके रुकेगी, यानी कि दूरी कह रहा है, यानी कि s बराबर क्या होगा वो निकालो, है ना। तो मुझे लग रहा है तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, कैसे, एक तो u निकालना, u कैसे निकलता है बताओ स्टूडेंट्स, u कैसे निकलता है, एक ही फॉर्मूला तो है अपने पास, v बराबर u प्लस 80 से, v कितना रखो, v कितना 0 बराबर u तो तुम्हें निकालना ही है, u बराबर क्या निकालना ही है प्लस 80, a की वैल्यू कितनी है -60, यहाँ पे रखा हुआ, सॉरी ये रखोगे ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, तो माइनस 0 माइनस यहाँ पे रखो -0.6, 0 रखो, कोई ना रखो फर्क नहीं पड़ता है तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, a रखा मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी रख दी -0.6, 0 को मतलब नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है वो बाद में देख लेंगे, मात्रक सही कर दिया हमने, बस आगे हमें मात्रक चेक करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई कितना है t है, t कितना है सेकेंड में 20 है तो बिल्कुल सही है, रख दो। अब यहाँ से 0 बराबर u प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 छका कितना होता है 120, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव, ठीक है। अब ये 12 को लेफ्ट साइड भेज दो तो u बराबर कितना आ जाएगा 12, और u क्या है वेग है, प्रारंभिक है तो मीटर पर सेकेंड, मात्रक लगा दो तो u निकालना था, u निकल गया, एक तो आंसर ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एस निकालना है स्टूडेंट्स, एस निकालना है। तो एस के लिए यहाँ से भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस से। वैसे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकल जाएगा, क्योंकि यू भी पता है, टी भी पता है, हाफ ए भी पता है, टी स्क्वायर भी पता है। इससे निकाल लो, आसान है, क्योंकि वी जीरो है ना, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है बराबर यू स्क्वायर, यू निकल चुका है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो भाई, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रखो ना, यहाँ से -0.6, -0.6 है ना, ए की वैल्यू -0.6 और एस तो हमें निकालना ही है। अब एक काम करो, देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, इसको अच्छा चलो एक लाइन और कर लो, अभी आप छोटे स्टूडेंट्स हो, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो 2 छक्के 12, एक अंक पे दशमलव है तो 1.2, भाई 2 छक्के कितना होता है 12 और एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लगाओगे। ये सब कैलकुलेशन सीख जाओ भाई, कक्षा 9 वाले सीख जाओ, मेरी संगत में रह रहे हो तो कम से कम अब इतने लायक तो बन ही जाओ। तो ये आ गया और मल्टीप्लाइड बाई कितना है एस है। अब इसको लाओ लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.2s बराबर 144। तो s बराबर कितना हो जाएगा 144 बटा 1.2। तो अब क्या हो जाएगा 1.2, अब ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, है ना, और 12 से इसमें भाग दे दो, 12 करने 12, फिर 12 करने 12, 12 कम 12 2 14, 24 बचा, तो 12 दूना 24, लोग कट ही गया 12 से, और एक जीरो है तो 120 आ गया, यहाँ पे 120 आ गया। और क्या निकाला तुमने एस क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक कंपलसरी है लिखना, बता रहा हूँ 120 मीटर, एस निकालना था, लो एस आ गया, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। देखो यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है, ए क्या है माइनस में है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मुझे पता कक्षा 9 के बच्चों को बहुत टफ लगता है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। अगर सीरियसली कोई 9 का स्टूडेंट इस वीडियो जो भी 9 का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा सर क्या करवा रहे हैं, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट नहीं है, आप ही में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये सवाल मिनटों में लगा देंगे ऐसे चुटकी बजा के। तो इसलिए आप भी उस लायक बनो, आप फाइट करो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई। आज की डेट में इतना ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम 1 घंटा पढ़ोगे तो कोई 1.5 घंटा पढ़ने वाला है, तुम 2 घंटा पढ़ोगे तो कोई 2.5 घंटा पढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है। बाकी जो विलेजर एरिया में या सिटीज़ में भी जो लोग टाइम पास कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत आगे जाके टफ होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए टाइम निकालो और पढ़ना शुरू कर दो, जल्दी से ये सवाल लगाओ। एक लॉजिकल क्वेश्चन और लगाऊंगा, फिर छुट्टी, पहले मैंने कहा था। ओके तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी वाली किताब में दिया हुआ है, मुझे लगा ये क्वेश्चन कराना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे दीवार घड़ी की बात कर रहा है ये, दीवार घड़ी में मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो दीवार घड़ी यानी कि ऐसे गोल होती है ना, यहाँ पे फिर ये घड़ी में आपको भी पता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे कितना होता है 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 होता है। 9 के बाद यहाँ कहीं पे 10 होगा, तो एक छोटी सुई होती है जो 10 पे होती है, एक पूरी बड़ी सुई होती है, तभी तो 10 बजा होगा। 10 AM की बात चल रही है ना, तो 10 बजा दिया मैंने। अब कह रहा है दीवार घड़ी की मिनट की सुई, तो ये घंटे वाली सुई है छोटी वाली, ये बड़ी वाली किसकी सुई है, मिनट की सुई है। मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा तब इसे 10 AM से 10:30 AM तक, अभी 10 बजा है, अब 10 5 होगा, 10 यहाँ पे आके 10:15, फिर 10 20 10 25, फिर ये घड़ी नीचे, जब ये सुई नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ऐसे चलते चलते ये यहाँ पे आ जाएगी, 10:30 बज जाएगा, 10:30 AM हो जाएगा, तक घूमने में इसका विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। विस्थापन क्या होता है स्टूडेंट्स, विस्थापन क्या होता है बताइए। विस्थापन होता है 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये सुई जब 12 पे थी तो ये पॉइंट यहाँ पे था, और जब ये सुई यहाँ आ गई तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वही इसका विस्थापन हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता दिख रहा होगा कि ये इस पूरी घड़ी का व्यास के बराबर है, और व्यास के बराबर है, या फिर आप ये देख लो कि सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, तो ये लंबाई और वही सुई की लंबाई, इधर दोनों लंबाई जोड़ दें तो ये लंबाई मिल जाएगी, और दोनों के बीच की मिनिमम जो लंबाई है वही उसका विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन में पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 10 है, और वही सुई ये है, तो 10 ये भी है, ये भी कितनी की है 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का, 10 + 10 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी मतलब रास्ते की कुल लंबाई, तो ये पॉइंट यहाँ पे था,
12 पे ये चलते 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 ये वाला रास्ता पकड़ के आते आते ये पॉइंट यहाँ पे आया। तो ये वाला जो इसने पाथ, ये वाला जो इसने पकड़ा हुआ है, इसकी पूरी लंबाई अगर तुमने नाप दी, इस पाथ की पूरी लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई दूरी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर आपने नाप दी तो दूरी निकल जाएगी। अच्छा, आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है पूरा का पूरा वो होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा, आधा यानी कि 2 पाई आर का भी आधा यानी कि बटे 2 यानी कि पाई आर, कितना होगा पाई आर, यानी कि ये वाली जो दूरी है, यानी कि अब ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो पाई आर के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, पाई आर के। और ये दूरी, यही क्या है, यही चली गई दूरी है, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस है भाई, चली गई दूरी वो नाप लिया आपने, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा पाई गुणे आर। और पाई कितना होता है 22/7, आप सभी को पता है। और आर मीन्स त्रिज्या, यानी केंद्र से लेके ये दूरी, और वो कितना दिया हुआ है, सुई की लंबाई के बराबर ही होगा 10 सेंटीमीटर, तो गुणे 10 कर दो, गुणे कितना कर दो 10 कर दो, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, आप देख लो 220/7 हो जाएगा। अब इसमें भाग 7 त्रिका 21, 1 22, 7 करने 7 3 10, 7 चौके 28, 2 30, फिर 2 30 7 7 दूनी 14, या फिर 7 त्रिका 21, मैक्सिमम 31.43। और ये भी चूंकि दूरी है, दूरी का लंबाई क्या होता है, दूरी की लंबाई है तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसको भी आप किस में लगा दो, सेंटीमीटर में मात्रक जरूर लिखना भाई, तब कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूरी निकल गई 31.43 सेंटीमीटर, और विस्थापन निकल गया 20, सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो इसका भी मात्रक, चूंकि दूरी का मात्रक सेम होता है तो सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में। तो उम्मीद करता हूँ ये विस्थापन और दूरी का बेहतरीन लॉजिकल एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि यहाँ से देखो ना 2 पाई आर, ये पूरा कितना है 2 पाई आर, तो आधा कितना होता है 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर, और ये पाई आर अगर है तो यही वाला अगर हमने निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर यही पाई आर हमने निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। दूरी निकालनी थी पाई आर से, पाई का मान सबको पता है, और आर कहाँ से निकलेगा भाई, आर तो यही सुई की लंबाई के बराबर होता है ना, तो वो आर हमने रख दिया 10, और इसको हल कर लिया तो 31.43 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका दूरी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा, और मैक्सिमम अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स, बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको इस क्लास में कराए हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ साथ के साथ कि आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करोगे। बहुत कम लोग वीडियोस को देख रहे हैं, पता नहीं उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्या बात है पता नहीं, चलो कोई नहीं, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शो भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, एटलीस्ट जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो भी जानते हैं कि हाँ क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो कम से कम वो आपस में शेयर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, थोड़ा सा पढ़ो यार, ज़िंदगी में पढ़ोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, सॉरी फॉर कैजुअल लैंग्वेज। तो ये सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, और मेरी नज़र में और ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल और बच्चे नहीं है जो आपको इस क्लास में कराई जाए। हाँ, अगर ये एग्जाम्पल आप सीख जाते हो, ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आते हैं, और इस एग्जाम्पल से रिलेटेड और भी सवाल अगर आप लगा पाते हो, अगर उन सवालों को आप हल कर पाते हो, वो जैसे जो एग्जाम्पल मैंने कराए, ये लॉजिक आपके क्लियर हो गए। अब इस टाइप के सवाल या फिर इस लॉजिक के ऊपर अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है गति में, तो आप अगर लगा पाते हो, लगाने में सक्षम हो जाते हो, आपको चीजें क्लियर है, समझ में आने लगी हैं, मजा आने लगा है, तो फिर कुछ एक और एनसीईआरटी के अच्छे और डिफिकल्ट सवाल हैं जो मैं करा सकता हूं इसी क्लास में या फिर बाद में एक स्पेशल क्लास में। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब स्टूडेंट सवाल समझ पाएं, सवाल हैंडल करना जान लें, सवाल लगा सकें, उनके दिमाग की उतनी क्षमता बढ़ जाए कि वो उस चीज को कैच कर पाएं। आधे से ज्यादा 80% स्टूडेंट्स ये सवाल देख के ही सो जाएंगे, उनसे लगेगा नहीं, सवाल किताब में लगाएंगे नहीं, उनको चक्कर आएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। जब आप मेहनत करोगे, कराने को तो बहुत कुछ है, सिलेबस इतना बड़ा है कि पढ़ाया जाए तो रोज एक ही टॉपिक के ऊपर 3-3 4-4 बार नई चीजें लेके आया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही स्टडी करो, और वो आपको करवाया भी जा रहा है। जब आप वो कर लोगे तो आप ब्रॉड में भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, आपके लिए अलग से क्लासेस लाई जा सकती हैं, आप लाइव आके बैठ के क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, आपको पढ़ाया जा सकता है, आप चीज़ें और भी सीख सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर में इतना भी आप सीख लो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ मोशन को लेके, गति को लेके। मैं गति में जितना मुझे कराना था मैं न्यूमेरिकल सहित करा चुका हूं। अब इसमें अगर मेरी तरफ से कुछ आपको नहीं मिला है तो वो है होमवर्क। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे या फिर ऑनलाइन कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं कि आप एक काम करो, आपके पास जो भी किताब है,
कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के पास, चाहे वो 2 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो, नई हो, किसी भी राइटर की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, जो भी किताब है उसको उठाओ, गति का चैप्टर खोलो और गति के चैप्टर के आंकिक प्रश्न, उदाहरण है तो उदाहरण या फिर आंकिक प्रश्न अगर हल करने के लिए दिए हुए हैं तो हल करने वाले सवाल उनको उठाओ, लेके बैठ जाओ और उनको हल करना शुरू कर दो। उदाहरण है तो उदाहरणों को देखो, हल करो, और अगर आंकिक प्रश्न है जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए किताब में दिया होता है ना, अगर वो वाले हैं कि हल करके आपको दिखाने हैं तो उनको निकालो और हल करना शुरू कर दो। आप कोई भी सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, आपसे सवाल लगने शुरू हो जाए तो आप खुश हो जाना, और अगर नहीं लग रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर ना लगे तो तिबारा देखना। इसी में सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। इसमें आपको मैक्सिमम चीजें सवाल से संबंधित बेसिक पॉइंट्स की, कब जीरो मानना है यू को, कब जीरो मानना है भी को, कैसे सवाल पे अप्रोच करते हैं, क्या प्रारंभिक है क्या अंतिम है, वो आपको एक्सप्लेन बहुत ढंग से किया गया है। तो मैं अब इससे ज्यादा और कुछ ना कहते हुए बस इतना कहूंगा कि ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह से खत्म हो गया है। गति आपका यहीं पे खत्म होता है, ये चैप्टर फिनिश्ड होता है यहीं पे, ये पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। और जो चीज बच रही थी, आपका होमवर्क, आपको काम नहीं दिया था मैंने, एक ही चीज बच रही थी मेरे हिसाब से, वो भी मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा किसी भी किताब से आप करो, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, आप मुझे ईमेल भेजो, जीमेल पे मेरा जीमेल कॉन्टैक्ट है, उस पर फोटो खींच के मेल डाल दो कि सर ये सवाल नहीं लगा, आप बताओ, तो आपको मैं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं गति पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। जिन बच्चों को पहले की वीडियोस नहीं मिली हैं वो मेरे से वीडियोस मांग लें, मैं उनको लिंक दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियोस अनलिस्टेड हैं, वो पब्लिक नहीं है, बिना लिंक के आप उससे नहीं पढ़ पाओगे। तो आप मैसेज डाल दो मुझे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मेरे को मेल कर दो और अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दो, या फिर मेल आईडी दे दो, ईमेल आईडी दे दो, बोलो कि सर इस मेल आईडी पे अपना लिंक आप भेज दीजिए, तो वो लिंक मैं सेंड कर दूंगा। वहां से आप गति के जो और पहले के चैप्टर्स जो आप नहीं पढ़े हो मुझसे, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ, बहुत लोग लास्ट तक वैसे रुकेंगे नहीं, आखिरी तक पढ़ाई करेंगे नहीं, बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट होगा वही आखिरी तक पढ़ाई करेगा 1-1.5 घंटे इस वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप लिंक मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब आगे जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊंगा, नया लेक्चर लेके आऊंगा, विज्ञान की नई क्लास लेके आऊंगा, तो मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई एक नया चैप्टर नए सिरे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जैसे ये पढ़ाया है वैसे ही मैं उसको भी शुरू करूंगा और उसको अच्छे से खत्म भी करूंगा। एक एक चीज आपको बता के, अच्छे से थ्योरी क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, आपको नोट्स भी देता हूं मैं, साथ के साथ नोट्स भी आपको लिखवा देता हूं, नोट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, लिखवाऊंगा। और नोट्स के साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, यहीं पे स्क्रीन पे मिल जाता है, या फिर मैं आपको किताब के थ्रू दे देता हूँ। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। तो जो भी चीज़ें शुरू करूंगा मैं बहुत ही बेहतर तरीके से उसको खत्म करूंगा, ये आप विश्वास करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।